हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, उसकी कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था, साथ में देखा था ट्रांसफार्मर से जुड़ी हर एक पॉइंट को कवर किया था, साथ में आंकिक प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं, इनको कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और इनका स्पेक्ट्रम जो बनता है वो कैसा होता है, ऊर्जा घनत्व कैसे लिखते हैं, इन सब का प्रॉपर डिस्कशन चलेगा। तो सबसे पहले आज का डिस्कशन हमारा है कि विस्थापन वैद्युत धारा क्या होती है, विस्थापन वैद्युत धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पिछले चैप्टर की तरफ जाएं, जब हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वहां देखा था कि अगर किसी कुंडली से जो बी होता है, बी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अगर होता है तो उस केस में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब वैद्युत क्षेत्र का बनना, वैद्युत क्षेत्र होता है, विभव का अंतर बनता है, तभी तो विद्युत वाहक बल बनता है। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा अब तक कि अगर कोई यहां पर कंसीडर किया जाए परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और हम ये बात जानते हैं कि प्रकृति के नियमों में सममितता पाई जाती है। अगर बात करें कि जो प्रकृति का नियम है उसमें सममितता पाई जाती है कि अगर एक से दूसरी चीज उत्पन्न हो रही है तो दूसरी से पहले उत्पन्न होगी या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रियलाइज करते हैं प्रकृति के सममितता सिद्धांत से अगर प्रकृति के सममितता सिद्धांत की अगर बात करें तो यह बात आती है क्या इसका उल्टा सही है, क्या इसका व्युत्क्रम सही है, क्या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन आ गया आप कि अगर हम लोगों ने पढ़ा है फैराडे के नियम में देख लिया कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई चालक गति करता है, बेसिकली उसका फ्लक्स बदलता है। फ्लक्स कब बदलता है, जब बी बदलता है, ए बदलता है। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र ने क्या किया, विद्युत वाहक बल बनाया, अर्थात वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। अब सवाल आता है क्या इसका उल्टा सही हो सकता है कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता हो। तो इसके जवाब में क्या किया, इसके जवाब में मैक्सवेल ने एक परिकल्पना की, एक आभासी धारा की परिकल्पना की, आभासी धारा की परिकल्पना की इन्होंने। अभी आभासी धारा की परिकल्पना की तो क्या था वो आभासी धारा, इन्होंने कहा आभासी धारा ये इस तरह की होगी, इसको हम कहेंगे आईडी, नाम इसका क्या होगा, विस्थापन धारा होगा, विस्थापन धारा इसे हम कहेंगे। इसे आईडी से प्रदर्शित किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो आईडी से प्रदर्शित करेंगे और इसका जो मान होगा वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी, ये लिखा जाएगा फार्मूला। ये बात बताई थी मैक्सवेल ने, इन्होंने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। इस तरह से कि कोई भी अगर वैद्युत क्षेत्र है वो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है तो अपने समतुल्य एक धारा रखता है। मतलब यह है कि इस पूरे समरी का एक मतलब ये निकल के आता है कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र धारा के तुल्य होता है, तुल्य होता है। और इस धारा को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन धारा कहा जाता है। तो ये विस्थापन धारा की परिकल्पना हो गई। तो अगर विस्थापन धारा के पहले की बात करें तो पहले का क्या ये कि जब कभी भी
एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है परिवर्ती होकर के, या दूसरा पहले को उत्पन्न कर सकता है? तो प्रकृति की सममितता के नियम के आधार पर ऐसा हो सकता है। मैक्सवेल ने इसकी परिकल्पना की, कहा हाँ हो सकता है। तो क्या है, एक जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक धारा के तुल्य होता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने यहां पर कुछ पॉइंट्स कवर किए। उन्होंने यहां पर सबसे पहले कहा कि जो देखो विस्थापन धारा हम आईडी जिसे नाम दे रहे हैं, ये लिखा गया एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी फाई ई बाई डी टी, यही तो लिखा गया है। डी फाई ई बाई डी टी क्या है? वैद्युत फ्लक्स से जानते हैं हम लोग, पढ़ा है, ये लिखा गया है, ये है ठीक। अब इसको आगे बढ़ा करके सॉल्व करो। कैसे? हम इसको एक बार चेक करेंगे विमीय विधि से। क्या करेंगे? विमीय विधि से देखेंगे। तो विमीय विधि से देखेंगे तो क्या होगा, आईडी का विमीय सूत्र क्या धारा के विमीय सूत्र के बराबर आता है या नहीं? विमीय सूत्र, सूत्र चेक करो, सूत्र क्या होगा। तो इसका अगर हम सूत्र यहां से निकालते हैं तो निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र इनटू में क्या लिखेंगे, डी फाई ई बाई डी टी का विमीय सूत्र लिखा जाएगा। इन सब का विमीय सूत्र हमें चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा आईडी का विमीय सूत्र। चलो लिखवाओ इसे, सबके विमीय सूत्र जानते हैं, क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालना, पहले चैप्टर में चलें, क्या लिखते थे एप्सिलॉन नॉट को? यहां से लिखा जाता था कूलाम के नियम से कि F जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, R स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर लिखी जाएगी तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, 4 पाई F R स्क्वायर, इसका भी विमीय सूत्र हो गया ये एप्सिलॉन नॉट का। डी फाई ई में यहां से बात करते हैं तो डी फाई मतलब फाई का विमीय सूत्र, फाई का विमीय सूत्र हो जाएगा E इंटू ए का विमीय सूत्र बनेगा। और दोबारा से यहां से देखो T का विमीय सूत्र तो T होता है, इसका लिख दो यहां पर T का विमीय सूत्र है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट के लिए। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दो इधर। क्यों का होता है AT, तो A2 T2 दो है ना, तो A2 T2 बन जाएगा। यहां पर बन जाएगा ML2T-2, या फिर ऐसे लिख देते हैं MLT-2, और यहां पर दूरी का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा L2, ये बन गया। इनटू में क्या लिखेंगे, E का क्या लिखा जा सकता है, F/Q, तो ये लिखा जाएगा MLT-2, तो F डिवाइडेड बाई में Q लिखा जाएगा तो वो AT हो जाएगा। ये E का विमीय सूत्र हो गया। A का क्या लिखा जाएगा, L2 लिखा जाएगा, लिख दो। T का क्या लिखा जाएगा, T लिखा जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। ये किसका विमीय सूत्र लिखा गया है, आईडी का विमीय सूत्र है। एक बार चेक करो क्या ये धारा के तुल्य आता है, सॉल्व करो। यहां पर देखो A2 है, तो क्या यहां A2 है, देखो चेक करो, ये A2 लिखा गया है, यहां पर AT है, बचेगा यहां पर A बच जाएगा, ठीक है। T देखो कितना है, T यहां पर -2 है, -2 ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये दो बनेंगे 0 हो जाएगा। M से M कैंसिल, ये पूरा का पूरा इससे नहीं कैंसिल हो गया, और यहां इससे ये कैंसिल हो गया, और यहां पर T वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, ये T वाले पोर्शन कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन के आया, ये सिर्फ A निकल के आया। A का मतलब क्या है कि जो आईडी है वो धारा को प्रदर्शित कर रहा है। जो परिकल्पना की आधी परिकल्पना तो यहीं से क्लियर हो गई कि हाँ ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, विमीय रूप से सही है। अब आगे इसके बात करें, दूसरा पॉइंट क्या था इनका, इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा आयाम लिया। दूसरा आयाम मतलब एक दूसरा तरीका लिया। दूसरा तरीका इनका क्या था वो सुनो। दूसरा तरीका था, इन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं कि संधारित्र के आवेशन में संधारित्र के आवेशन में अगर बात करें तो संधारित्र की प्लेटें होती हैं, याद होगा संधारित्र चैप्टर पढ़ा है। संधारित्र की दो अलग अलग प्लेटें होती हैं, ये दो अलग अलग प्लेटें होती हैं, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है। ये ऐसा है, ये सामने ऋणावेश होता है। अब यहां से एक बात देखो, इसके अंदर जो क्षेत्र बनेगा उसका फार्मूला हम लोगों को पता है। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले ली जाए तो इसके अंदर जो E बनता है इनसाइड यूनिफॉर्म रहता है, और वो कितना लिखा जाता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनता है। ये होता है फील्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। बनेगा ऐसा? सही है। इसको थोड़ा और सही करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाएगा। तो जब इस तरह से हम लिखेंगे और इसको चार्ज कर रहे होंगे, तो जब t इक्वल टू 0 की बात करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया, तो जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया उस समय की उसके ऊपर आवेश 0 था आवेश 0 था। लेकिन जैसे ही कनेक्ट किया गया धीरे धीरे इसका आवेश बढ़ने लगेगा, आवेश बढ़ने लगेगा। तो देखो आवेश बढ़ेगा तो क्या क्षेत्र नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी संधारित्र का आवेशन होगा उस केस में क्या होगा? यहां पर बात करते हैं आगे। जब भी संधारित्र का आवेशन होगा तो उस क्रिया में क्या होगा? चार्ज जो होगा, आवेश, वो परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। और ये अगर परिवर्तित होगा तो ई कैसा बनाएगा? परिवर्ती बनाएगा, ऑफ कोर्स परिवर्ती बनाएगा। और इन्होंने परिकल्पना क्या की? परिवर्ती जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उत्पन्न करता है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र को, या फिर क्यों जो परिवर्तित होगा वो ई परिवर्ती हो जाएगा, और ई परिवर्ती वैद्युत धारा के तुल्य होता है आईडी के। तो यहां से लिखवाओ। अगर हम बात करते हैं यहां से क्यों की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, तो फाई क्या लिखा जाता है? बोलो। फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ई इंटू ए लिखा जाता है। फाई मतलब फाई ई की बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की। ई की वैल्यू कितनी निकल के आई है? तो क्यों अपान ए एप्सिलॉन नॉट निकल के आई इंटू ए। इसको सॉल्व कर दो तो क्या बन जाएगा? क्यों डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट। सही है ना? सही है। अब क्या करते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये डी फाई मतलब फाई ई बन जाएगा। और इसे क्यों लिख सकते हैं? किसी टाइम टी पर, एट टाइम टी, किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं। इसका अवकलन कर दो तो एप्सिलॉन नॉट तो नियत होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता फिक्स होता है मान, ये बदलेगा डी फाई ई बाई डी टी। और आवेश यहां पर बनेगा, यहां पर जो आवेश बनेगा उसे क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी लिखा जा सकता है। तो अगर ये डी क्यू बाई डी टी होगा तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? आईसी के बराबर, चालन धारा के बराबर लिखा जाएगा। तो ये चालन धारा हो जाएगी, और ये चालन धारा और ये क्या होता है? तो इसको अभी हम लोगों ने परिभाषित किया, आईडी होता है। तो आईडी की वैल्यू किसके बराबर निकल के आई? आईसी के बराबर। तो बोर्ड में अगर कभी पूछा जाए सिद्ध करो कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती, तो इस तरह से सिद्ध कर देना संधारित्र के आवेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके। ठीक है, आई थिंक ये चीज तो समझ में आई होगी कि विस्थापन धारा की जो परिकल्पना की थी मैक्सवेल ने वो की और उसको प्रूव भी किया। और इस प्रूफ के बाद में क्या हुआ, जो ये थ्योरी चल रही थी विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो चल रहा था उसको काफी बल मिला, काफी चीजों को एक्सप्लेन किया जा सका इन सारी चीजों को मान करके। बेसिकली विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट लेकर के ये बताया जा सका कि संधारित्र के आवेशन में और संधारित्र के निरावेशन की क्रिया को कैसे समझाया जा सकता, क्योंकि इससे इस तरफ कोई आवेश वास्तव में नहीं जाता, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ होता है कि धारा प्रवाहित तभी होती जब परिपथ बंद होता है। परिपथ बंद होता है इसका मतलब इसमें एक आभासी धारा प्रवाहित हो रही, और उसी आभासी धारा को विस्थापन धारा नाम दिया जाता है, जो कि चालन धारा के बराबर लिखी जाती है। अब इसके आगे बात करते हैं विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी। समझ तो लिया क्यों पड़ी, यहां पर देख भी लिया है कि विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी। संधारित्र का आवेशन और निरावेशन दिखाने के लिए यह माना गया कि आभासी धारा प्रवाहित होती दोनों प्लेटों के मध्य। लेकिन इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो इसको देखो समझते हैं। इधर मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक प्लेट है संधारित्र की, यह संधारित्र की कोई प्लेट है, एक दूसरी प्लेट ये है, सही है। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया इधर बैटरी के साथ, ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ये चालक तार है, चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है। इन चालक तारों में धारा प्रवाहित हो रही है, ये इधर से इधर धारा प्रवाहित हो रही है चालक तारों में। और चालक तारों में जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम चालन धारा कहते हैं, पढ़ा था। इसे क्या कहा जाता है? चालन धारा आईसी। अभी इधर लिखा नहीं, देखो प्रूफ जब किया तो आईडी आईसी के बराबर है। चालन धारा ये हो गई, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। इसके ऊपर चार्ज की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो तो हमारे बोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं केवीएल लगा करके। अब बात करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक छोटा सा लूप कंसीडर करते हैं। बेसिकली
हम यहां पर एक लूप लेंगे। अब ये लूप कुछ इस तरह का होगा। ये एक ऐसा लूप है, छोटा सा लूप है। इसे हटा दो, कुछ ऐसा लूप ले लेते हैं। ये ऐसा लूप ठीक रहेगा, ये सही लग रहा है। और एक लूप यहां कहीं पर लिया गया, एक लूप यहां कहीं पर लिया गया, ऐसा लूप है। सिमिलर लूप है दोनों के दोनों, बस एक लिया गया बाहर की तरफ, एक लिया गया है प्लेटों के अंदर की तरफ। ठीक, इसका ये जो सिरा है, इसका जो मुंह खुल रहा है कुछ इस तरफ खुल रहा है ऐसा, और इसका मुंह खुल रहा है कुछ इस तरफ, ऐसा देखो दिख रहा होगा। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। हमारे पास ये लूप है, इसको सरफेस हम S1 नाम दे देते हैं, यहां सरफेस S2 नाम दे देते हैं। सही है, सरफेस S1 नाम दे देते हैं। तो अगर यहां पर इसका हम रेडियस R लेकर के चलें, इसका रेडियस R है, और R रेडियस के सापेक्ष अगर हम लिखते हैं एम्पियर का नियम, तो लिखना सीखा था B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट I। तो म्यू नॉट टाइम्स I लिखा जाएगा, तो IC लिख देंगे। सही है, लेकिन अगर इस वाले लूप के लिए लिखा जाए तो यहां तो कोई धारा नहीं जा रही है, तो अगर यहां पर लिखेंगे तो B डॉट dl लिखा जाएगा, और इसे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, धारा का मान हो गया 0, तो ये बन गया 0। तो अगर हम इसको एक छोटा सा लूप जैसा कंसीडर करें कि एक लूप बना हुआ है, बेसिकली एक कोई पृष्ठ बना हुआ है, और उस पृष्ठ पर यहां तो धारा नहीं है, यहां धारा है, लेकिन फिर भी धारा का प्रवाह हो रहा है। यहां एम्पियर का नियम कह रहा है ऐसा होगा, यहां एम्पियर का नियम कह रहा है ऐसा होगा। एम्पियर के नियम की विसंगति को दूर करने के लिए यहां पर देखो, इस विसंगति को दूर करने के लिए विस्थापन धारा की परिकल्पना की गई। परिकल्पना की गई। इस विसंगति को दूर करने के लिए विस्थापन धारा की परिकल्पना की गई। अब अगर ऐसा हुआ तो देखो, हम अगर मान लेते हैं कि इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, तो इसे सही किया किसने, मैक्सवेल ने। उन्होंने कहा जो B डॉट dl लिखा जा रहा है, इसमें एक टर्म नहीं है, वो ऐड कर लो। तो उन्होंने कहा इसमें ऐड कर लेते हैं। यहां पर I लिख रहे हैं आप, ठीक है, लिखते रहिए। इसके साथ एक और टर्म जोड़ दीजिए ID। अब ये समीकरण पूरी हो गई, और इस समीकरण को संधारित्र पर लगाइए, चाहे जहां लगाइए, सब जगह मान्य रहेगी। तो इस समीकरण को ही कहा जाता है मैक्सवेल एम्पियर समीकरण, या फिर एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल समीकरण कहते हैं इसी को, ये एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। अब ये हर जगह मान्य रहेगी। आईडी का मान वही है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा। क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हमारे पास विस्थापन धारा का मान दिया गया है। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए कि एम्पियर का नियम यहां लग रहा है, यहां क्यों नहीं लग रहा, तो अगर लगना चाहिए तो इसके लिए ये देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर आईसी नॉन जीरो है, लेकिन यहां पर आईडी जीरो है। यहां वाले इस टर्म की बात करें तो यहां पर आईसी जीरो है, लेकिन आईडी नॉन जीरो है। तो चालक तारों में जब धारा प्रवाहित होती तो वहां चालन धारा होगी, और चालक तारों के अलावा अगर संधारित्र की प्लेटों के बारे में बात करें बेसिकली, तो उनके बीच में क्या होगा, धारा प्रवाह जो होगा वो विस्थापन धारा होगी। ठीक है, ये हो गई धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये नियम गड़बड़ कर रहा था, इसकी विसंगति को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी हमें। अगला टर्म आता है एम्पियर मैक्सवेल नियम। एम्पियर मैक्सवेल नियम बेसिकली हम बात करें या मैक्सवेल की समीकरणें बात करें तो वो क्या लिखी जाती हैं, तो पहला लिखा जाता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या लिखा जाता है, याद होगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय पढ़ाई है, वहां से निकल के आता है कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या होता है वो भी सुनो, सेकेंड पॉइंट ये होता है विद्युत संबंधी गाउस का नियम। विद्युत संबंधी
गॉस का नियम, इसका स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हैं, पढ़ चुके हैं तो इसका स्टेटमेंट लिख लेना खुद से। दूसरा होता है B डॉट ds, ये लिखा जाता है 0, ये होता है चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम। ये क्या है? चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, गॉस का नियम है ये हो गया गॉस का नियम। तीसरा नियम क्या होता है वो देखो, तीसरा नियम होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? तो माइनस इसे लिखते हैं d फाई E बाई dt लिखा जाता है, d फाई B बाई dt लिखा जाता है। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है। अगला ये हो गया, ये क्या है? फैराडे का नियम है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम को ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ई जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? ई लिखा जाता है माइनस n d फाई बाई dt लिखा जाता है। चाहे जैसे लिखना चाहो लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। अगला होता है हमारा डिस्कशन, वो लिखा जाता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वही जो अभी हम लोगों ने यहां लिखा सही करके, ये फोर्थ है। फोर्थ क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स आई लिखते थे तो यहां IC प्लस ID लिख दो, या इसको थोड़ा और अच्छा करके लिखना चाहो तो लिख लो B डॉट dl इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स आई लिखते हैं प्लस अपसाइलन नॉट d फाई E बाई dt इनटू में क्या लिखा जाता है? तो ये हो गया, म्यू नॉट नहीं लगाया इसमें, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, और यहां पर लिखेंगे d फाई E बाई dt। याद ये रखना कि ये धारा जो लिखी जाती है विस्थापन धारा, वो किसके लिए लिखी जाती है? निर्वात के लिए। अगर निर्वात नहीं होगा तो क्या लिखा जाएगा वो भी चेक करके देखो। यहां पर लिखेंगे इसे हम B डॉट dl इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई, यहां जो बनेगा वो तो IC होगा, प्लस यहां पर जब लिखा जाएगा म्यू नॉट तो इसे लिखेंगे अपसाइलन नॉट अपसाइलन, और यहां पर लिखा जाएगा d फाई E बाई dt, ये लिखा जाएगा। और यहां पर म्यू नॉट की जगह पर म्यू नॉट म्यू आर लिखा जाएगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तब के लिए मान्य रहेगा। तो अगर किसी माध्यम की बात करेंगे तो ऐसा लिख देना, अदरवाइज ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा गया वो तो काम करेगा ही करेगा। इनको कहते हैं मैक्सवेल के नियम, ये मैक्सवेल के नियम होते हैं, और एम्पियर मैक्सवेल समीकरण यहां पर लिखी गई। तो हेडिंग बेसिकली ये थी, लेकिन इसमें ये समीकरण हमें याद होनी चाहिए। स्टेटमेंट आई थिंक ये सारे पता होंगे क्योंकि हर एक चीज को हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहां पर जो ये वाला पॉइंट लिखा गया चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम, कि कोई बंद पथ लिया जाए, मतलब कोई बंद लूप लिया जाए, तो उस बंद लूप में क्या होगा? B डॉट ds 0 होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, चुंबकीय फ्लक्स जो बनेगा वो 0 होगा। इसका क्या मतलब है? जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना फ्लक्स लीव कर जाएगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। दो ध्रुव होंगे, एक N होगा एक S होगा, तो N बाहर निकालेगा तो S अपने अंदर उनको जाने देगा, पूरा पथ कंप्लीट होगा, एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ बनेगा। और हम लोगों ने पढ़ा भी था चुंबकीय बल रेखाओं में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गए मैक्सवेल एम्पियर समीकरण। अब बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना माध्यम के चल सकती हैं। अर्थात ये तरंगे निर्वात, अंतरिक्ष तथा माध्यम सभी में संचरण करती हैं। वे तरंगे, दूसरा देखो परिभाषा लिखी, वे तरंगे जिनमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन होते हैं परस्पर समान कला में होते हैं तथा तरंग इन दोनों के लंबवत चलती है। तो अगर हमारे पास इधर है y, इधर E है, बेसिकली y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में हमारे पास B दिया गया है, तो ये हो जाएगी तरंग संचरण। तरंग संचरण की दिशा है ये तरंग संचरण की दिशा हो जाएगी। अब इसमें देखो कौन सा कैसा है, तो ई वाले देखो ये जो रेड कलर से बने हुए वो ई वाले हैं, ये बोर्ड के तल में हैं, और जो ये जेड वाले हैं वो अंदर से बाहर की तरफ आते जाते हुए हैं। तो देखो तरंग चल रही है एक्स अक्ष में, ये एक्स अक्ष में तरंग चल रही है ना,
और यहां पर जो E बना हुआ है y में है और जो B बना हुआ वो z में है, तो वही पॉइंट यहां पर लिखा गया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश जो होते हैं परस्पर समान कला में होते हैं, लंबवत होते हैं, और इनके लंबवत तरंग का संचरण होता है, उनको हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब बात कर लेते हैं कि ये निर्वात में चलती हैं, तो निर्वात में चाल के लिए हम लोगों ने पढ़ा था C बराबर क्या निकल के आया था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकल के आया था, अगर याद हो तो। ये बात हम लोगों ने कहां पढ़ी थी, ये पढ़ा था जब बायो-सवर्ट का नियम शुरू किया था कि निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में क्या संबंध होता है। फिर अगर किसी माध्यम की बात करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल v लिखी जाती, तो म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन नॉट ऐसे तो होंगे नहीं, ये हो जाएगा 1 बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट की जगह पर म्यू नॉट म्यू आर लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनकी जो चाल होती है बेसिकली वो उस माध्यम के वैद्युत और चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है, E और B के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो E और B के ऊपर निर्भर नहीं करती। यहां पर ध्यान ये रखना कि म्यू आर जो लिखा गया है रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, पढ़ा इसके बारे में, सब जानते हैं। तो निर्वात में चाल इतनी लिखी जाती है, किसी माध्यम में चाल इतनी लिखी जाती है। और अगर किसी समांग माध्यम की बात करें, यहां पर देखो है स्पेस, हाँ है, अगर हम बात करते हैं किसी समांग समदैशिक समांग माध्यम में जो तरंगे चलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे सरल रेखा में चलती हैं, सरल रेखा में चलती हैं और इनकी दिशा किधर से दी जाती, तो E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से दी जाती, जो भी दिशा होगी इस दिशा में चल रही होंगी। ठीक है। समदैशिक का मतलब सभी और भौतिक गुण समान हो, जैसे घनत्व तो समान होना चाहिए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान होना चाहिए, अपवर्तनांक समान होना चाहिए। जब ऐसा होता है उसे कहते हैं समदैशिक। समान का मतलब होता है एक जैसा। जब किसी ऐसे माध्यम के बारे में बात की जा रही होती तो उसे कहते हैं समदैशिक समांग माध्यम। और इसमें अगर हम बात करते हैं समतल तरंगाग्र, अब इन सब के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो तरंगाग्र क्या होता है इन सबका डिस्कशन नहीं। समतल तरंगाग्र की अगर बात करें, समतल तरंगाग्र के लिए अगर हम समतल तरंगाग्र की बात करें तो E जो लिखा जाता है y डायरेक्शन में वो लिखा जाता है E नॉट, यहां लिखते हैं साइन ओमेगा टी kx माइनस ओमेगा टी, और जो EZ लिखा जाता है मतलब BZ z डायरेक्शन में चल रहा था ना तो वो लिखा जाएगा B नॉट, यहां पर लिखेंगे साइन, यहां पर kx माइनस ओमेगा टी। k के बारे में जानते 2 पाई बाई लैम्डा लिखा जाता है, तो k की वैल्यू क्या होती 2 पाई बाई लैम्डा लिखी जाती है, 2 पाई बाई लैम्डा लिखी जाती है। और 1 बाई लैम्डा क्या होता है, उसे हम तरंग संख्या कहते हैं। ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति होती। तो इस तरह से हम समीकरणें लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो मान होते हैं वो इस तरह से दिए जा सकते हैं, जबकि माध्यम कैसा होना चाहिए, समदैशिक मतलब एक जैसा माध्यम हो। समतल तरंगाग्र के लिए इस तरह से समीकरणें लिखी जाती हैं। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहां पर ये पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। समदैशिक माध्यम में विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती सरल रेखा में चलती, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की दिशा में दिशा दी जाती। समान का मतलब एक जैसा होता है और समदैशिक का मतलब सभी और भौतिक गुण समान हो। भौतिक गुण समान होने का मतलब घनत्व समान हो, अपवर्तनांक समान हो, अपवर्तनांक आदि क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब ऐसा होगा। और अगर इन समीकरणों के बारे में बात करें देखो तो क्या होगा, इन समीकरणों को देखो यहां से। इन समीकरणों के बारे में एक और पॉइंट है, याद रखना है कि जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जो फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है, फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है
उसको कौन प्रभावित करता है? केवल ई वेक्टर प्रभावित करता है। ई वेक्टर प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, बी वेक्टर नहीं। मतलब कि जब कभी भी फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित होगी वैद्युत चुंबकीय तरंगों से, तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र के दोलन होंगे वो प्रभावित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के नहीं। और इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो भी समझ लो कि जो दृष्टि नाड़ियां होती हैं, दृष्टि नाड़ियां जो ऑप्टिकल नर्व्स होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो दृष्टि नाड़ियां होती हैं वो भी क्या होती हैं? वैद्युत वेक्टर के लिए, वैद्युत वेक्टर के कंपन ही अनुभव कर सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं। इसका मतलब है अगर हमें देखना है चीजों को, प्रकाश को देखना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सेकंड पेपर में पूरा डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने, सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया, तो वहां से पता चलता है कि जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर होता है बेसिकली वो हमारी जो आंखों में दृष्टि नाड़ियां होती हैं उनको उत्तेजित करता है। और अगर उनको उत्तेजित करेगा तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमें चीजें दिखाई देती हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन? ई वेक्टर जरूरी है। वैद्युत क्षेत्र का जो वेक्टर होगा वो हमारे लिए जरूरी होता है। ई जो बी वेक्टर होता है वो उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो देखने के लिए दृष्टि नाड़ियों को कौन उत्तेजित कर सकता है? तो दृष्टि नाड़ियों को उत्तेजित केवल कौन कर सकता है? ई वेक्टर कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। परिभाषा क्या होती है, चाल क्या होती है, इन सब का डिस्कशन। एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और लिखना चाहो तो लिख लो, पढ़ा था हम लोगों ने। क्या होता है कि अगर यहां पर जो C लिखा जाता है, बेसिकली C क्या लिखा जा सकता है? तो यहां पर देखो QE जब QVB के बराबर हो जाए, सब कुछ जानते हैं क्या है। QE वैद्युत क्षेत्र अगर बराबर हो जाए चुंबकीय क्षेत्र के, तो यहां से लिख सकते हैं हम C की वैल्यू। C की वैल्यू मतलब यहां पर जो V होगा बेसिकली C होगा, क्योंकि निर्वात में जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो प्रकाश की चाल से चलती C से चलेंगी। तो यहां से अगर V की वैल्यू निकालना चाहें तो उसे लिख सकते हैं E/B लिखा जाता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E0/B0 लिखा जाता है। ये होता है। तो निर्वात में E0/B0 या किसी माध्यम में E/B का जो अनुपात होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल को निरूपित करता है। इनको भी डिवाइड करके देखोगे तो वो भी वही निकल के आएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये दृष्टि नाड़ियों को कैसे उत्तेजित करता, फोटोग्राफिक प्लेट को कैसे प्रभावित करता, समीकरणें कैसे लिखी जाती। इन समीकरणों को लिखना सीखा होगा फर्स्ट ईयर में जब वेव पढ़ा जाता है। वेव की कुछ शर्तें होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको अगर सेटिस्फाई करता है तो वो वेव इक्वेशन मानी जाती है, अदरवाइज उसे वेव इक्वेशन हम कंसीडर नहीं करते। ये होती वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके बारे में कुछ डिटेल पॉइंट्स। यहां पर चारों नियम क्या होते हैं मैक्सवेल के, वो लिख लिए यहां पर। विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों होती, कैसे समझा जा सकता है आवेशन और निरावेशन के समय। और यहां पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो क्या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? बिल्कुल करेगा, वो एक धारा के तुल्य होता है। मैक्सवेल ने इसी धारा को कहा था विस्थापन वैद्युत धारा। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया। अगली क्लास में हम इनका ऊर्जा घनत्व लिखना सीखेंगे, इनके गुण क्या होते हैं और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।